शंकर शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से सब शुरू हुआ। तो आप जलगाँव क्षेत्र से आते हैं, हमें अपने बचपन के बारे में बताइए और वहाँ का जीवन कैसा था? मतलब बचपन तो हमारा खेतों में ही गुज़रा है, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे एनुअल वाला लेबर नहीं होते, हमारे यहाँ पे उसको सालगढ़ी बोलते हैं वैसा। तो खेती पे ही रहते थे। मेरा जन्म भी मतलब खेती में ही हुआ, गाँव से दूर। फिर मुझे लगता है मैं जब होऊँगा 5-6 साल का, तब हम गाँव में रहने आए। और उसी वक़्त मुझे और मेरी 2 बहनों को हमारे बाजू वाले गाँव के कुछ हमारे मतलब रिलेटिव और जो अभी हमारे फ्रेंड हैं, उन लोगों को एक गवर्नमेंट आश्रम को स्कूल में डाला गया, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जी। जो घर से लगभग होगा 60 से 65 किलोमीटर। फिर वहाँ पे 10वीं तक मैंने पढ़ाई की। हुँ, हुँ। उसके बाद 11वीं-12वीं जलगाँव में रह के की मैंने समाज कल्याण हॉस्टल पे। और उसके बाद का मेरा ग्रेजुएशन हुआ पूना में, फर्ग्यूसन कॉलेज, वहाँ पे मैं आदिवासी हॉस्टल पे रहता था। तो यहाँ तक का पूरा जर्नी तो मराठी मीडियम में ही रहा है। और उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया 2020 में। जी। तो मास्टर के लिए भी एडमिशन लिया था पुणे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में, लेकिन वो ड्रॉप कर दिया क्योंकि ऑनलाइन में था और हुँ, उसमें हुँ। दिक्कतें भी थी बहुत सारी। तो फिर बाद में जब पता चला डेवलपमेंट के बारे में अजिम प्रेम जी, तो वो मैंने चुना 22 में। उसके बाद पर मैं जहाँ से आता हूँ, तो मेरा गाँव तो एकदम छोटा-सा है। मतलब 20-22 घर होंगे, जहाँ पे मेरी कम्युनिटी रहती है और आजू-बाजू का एरिया भी वैसा ही है। बेसिक सुविधाएँ कैसी है गाँव में आपकी? बेसिक सुविधाएँ तो अभी मैं बोलूँगा एक पिछले दशक से आई है, जैसे बिजली, रोड। हमारे गाँव का रोड तो अब तक नहीं था, 2 साल पहले तक मतलब अ, मेन रोड जो अगले गाँव तक जाता है। मेरा हुँ, गाँव है नदी किनारे, ठीक है? तो एक थोड़ा आउटसाइड पड़ता है रोड से, जी। तो 500 मीटर या 1 किलोमीटर का अंतर होगा, वो मेन रोड से गाँव की तरफ जाने के लिए। हुँ, तो हुँ। वो तो नहीं था पहले, अभी बना है, 1-2 साल हुँ, होने हुँ। को आया उसको। अभी क्योंकि आप यूएसए में हैं तो कंपेयर कर पा रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट को और महाराष्ट्र की डेवलपमेंट को? वो तो मतलब बहुत ही चेंज है यहाँ पे। जी। एक अगर मैं आपसे पूछूँ कि भिन्न समुदाय से होना आपके हुँ, लिए हुँ। क्या मायने रखता है? तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? भील समुदाय से होना और एक मेनस्ट्रीम समुदाय में उसके बाद जाना, जहाँ पे आपका मतलब पूरा जीवन गुज़रा हो, तो बहुत सारी दिक्कतें तो आती है। पहली बात तो मतलब एक आप आती है अपने भिल्ल लैंग्वेज की। समुदाय में ऐसी कौन-सी दिक्कतें हैं, हुँ, जो हुँ। आपने आइडेंटिफ़ाई किया है, आपने देखा हुआ है? देखा हुआ तो एक तो है कि हमारे पास बहुत सारा कैपिटल नहीं है और हमारे बहुत सारे लोग तो लेबर ही है। मतलब वहाँ पे है कि आपको लगता है कि ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी को रिज़र्वेशन है, इंडिया में जॉब में है, एजुकेशन में है, फिर भी ये लोग एजुकेशन क्यों नहीं ले रहे? जी। पर उसके अगर हम जैसे जड़ तक जाए तो उसमें जो प्रॉब्लम है वो हमें समझ में आएँगे। वो अगर आप उस सिस्टम में से जाओ तो धीरे-धीरे आपको समझ में आता है। जैसे हम स्कूल में थे, तो हुँ, हुँ। टीचर भी मतलब ठीक है, हर टीचर एक अपर कास्ट नहीं होगा, लेकिन उनका भी जैसे सोशलाइज़ेशन हुआ है, हुँ, हुँ। तो वो भी स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाते हैं या ऐसे बताते हैं कि एक तरह से आपका कम्युनिटी ही गलत है या फिर आपके कम्युनिटी को एजुकेशन के मायने नहीं पता है। जी, आपका कम्युनिटी एजुकेशन पे फ़ोकस नहीं करता है। पर राइट। उसमें जो दिक्कतें हैं कि मान लो अभी मोस्टली मेरे कम्युनिटी के लोगों को देखोगे तो गन्ना काटने जाते हैं, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएँगे। हुँ, हुँ। कपास निकालने कहीं बाहर लोग गुजरात में जाते हैं। मतलब बहुत सारा माइग्रेशन वैसे ही है, गुजरात या पूना का वेस्टर्न महाराष्ट्र में मान लो पूना, अहमदनगर, सोलापुर, बारामती इस साइड गन्ने काटने के लिए या फिर ईंट भट्टों पे जाते हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसे में अगर मतलब मान लो कि आपका बच्चा आश्रम स्कूल में भी है और पेरेंट अगर माइग्रेट कर रहे हैं, वो भी सी मतलब मान लो कि सीज़नल माइग्रेशन भी है जो दशहरे के आस-पास निकलेंगे और आएँगे मार्च या मई में वापस आएँगे। तब तक बच्चा कहाँ रहेगा? वो भी दिक्कत होती है। तो वो भी और बच्चे का भी जो लगाव है फैमिली के साथ, वो भी नहीं पीछे रह सकता। तो उसमें आपका एजुकेशन भी जाता है और एक ये भी है कि आप जहाँ पे भी फील्ड पे हो काम करने, वहाँ पे बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम होगा ही, ये भी ज़रूरी नहीं है। हुँ, हुँ। तो मतलब ये तो एजुकेशन को लेके ये हो गया। फिर काम का ये भी होता है कि गाँव पे भी काम होना चाहिए। सही बात है। वो भी है हुँ, और हुँ। राइट, अभी 100 मतलब चैलेंजेस तो है, लेबर को लेके है, एजुकेशन को लेके है, दूसरे लोगों का हमारी तरफ देखने का नज़रिया है कि मान लो अभी मैं एक तरह से मेरा जो जर्नी रहा है, तो मैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते आया। मुझे चीज़ें पता चलती गई। एक आइडेंटिटी का मान लो ग्रेजुएशन तक ज़्यादा पता नहीं था, पर जब बाहर निकलते हैं, वैसे वातावरण में हम बढ़ते हैं, तब धीरे-धीरे पता चलता है कि ओह! ऐसा भी लोगों का मतलब मानना होता है कि एक हुँ, स्टीरियोटाइप है जो
मतलब लोग बचपन से बोलते आए हैं, पर जिस पे आप हमने आप कभी सोचा क्योंकि नहीं था। आप जब अपने समाज में रहते हैं, अपने लोगों के बीच रहते हैं, तो आपको ये फ़ील नहीं होता क्योंकि सभी लोग एक बराबर हैं, एक ही हुँ, गाँव से हुँ, हैं। तो हो राइट। सकता है कि उतना नहीं एक्सपोज़र मिला होगा, वो जो हुँ, हुँ, स्टीरियोटाइप है, वो आपको उतना देखने नहीं मिला होगा। बट जब आप हुँ, शहरों में हुँ। जाते हैं, जब बच्चे अलग-अलग जगह से आते हैं, तो जब फर्स्ट टाइम आपने सोशियोलॉजी में नामांकन करवाया था नागपुर में या फिर हो सकता है जब आप अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी गए, कब आपको ये चीज़ ज़्यादा देखने मिला बाहर? ओके, तो मैंने मतलब ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी पूना में किया, फर्ग्यूसन में, राइट? और वहाँ पे एक होता है कि मेरा उद्देश्य ये था कि तब ये था कि मैं यूपीएससी करूँगा, और सब्जेक्ट लेने का यूपीएससी का नहीं था उतना रिलेवेंस, बट ये था कि समाज को समझना है, राइट? उसी से मेरा अगला शेपिंग हुआ डेवलपमेंट की तरफ, कि समाज को समझना है तो उसके लिए सोशियोलॉजी लेते हैं। क्योंकि वही अंडरस्टैंडिंग था तब तक कि सोशियोलॉजी मतलब कि समाज के बारे में ही चीज़ें होगी, तो हुँ, एक हुँ। हमें अंडरस्टैंडिंग आएगा उसको लेके। तो जैसे उसमें थ्योरीज़ है, उससे पता चलता है कि फिर कास्ट को कैसे समझा गया, अलग-अलग प्रैक्टिसेज़ को कैसे समझा गया, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कैसे समझा गया इंडिया में। तो अब तक अगर आप स्टडी भी देखो उसमें, तो कॉलोनियल टाइम के जो एथनोग्राफर्स थे, राइट? उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को वैसे ही देखा कि एक सिविलाइजिंग वाले एजेंडे से, राइट? तो फिर अगर आपको सिविलाइजिंग वाले एजेंडे से सामने वाले को समझना है, तो सामने वाले को आपको एक ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये बारबेरिक है, सिविलाइज़ नहीं है, इनके प्रैक्टिसेज़ बहुत ही बैकवर्ड है, हुँ, हुँ। ये जो करते हैं इनका मतलब मॉडर्न टाइम में कोई रिलेवेंस नहीं है, ऐसा। तो वही मतलब कॉलोनियल टाइम में तो वो था, उसके बाद भी वैसे ही स्टडी कंडक्ट करते गए, उसके बाद, राइट? तो वो एक गेज जो है वो बन गया एकेडमिक स्पेसेस में भी। तो उसमें भी मतलब पढ़ाते वक़्त ये समझ आता है कि तुम्हारे कम्युनिटी के बारे में कैसे लोग सोचते हैं। राइट। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों ने ऐसा स्टडी एक जो स्टैंड पॉइंट से आते हैं, अभी तो आ रहा है कि इंडिजिनस स्टैंड पॉइंट से लोग इंडिया में कर रहे हैं स्टडीज़। हुँ, खुद हुँ। अलग-अलग अपने माध्यम है, कोई आर्टिस्ट है, तो कोई फ़ोटोग्राफ़ी थ्रू, मतलब अलग-अलग मीडियम थ्रू ला रहे हैं लोग चीज़ें, राइट? और तब जाने के बाद तब पता चलता है कि अपने कम्युनिटी के बारे में, जब तुमने बताया कि अपनी कम्युनिटी में हो, तो सभी एक जैसे ही लगता है, कुछ नहीं लगता है ना? तो मतलब उसके बाद वापस जाने के बाद मेरा भी वैसे मतलब पर्सपेक्टिव शेप होता गया कि ओके, मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे कोई चेंज ही नहीं नज़र आता, है ना? और मतलब कम्युनिटी में ये होता है कि सभी अगर एक जैसे ही दिखेंगे तो हमें तो वो प्रॉब्लम नहीं लगती, राइट? हुँ, हुँ। अगर हम डेवलपमेंट वाले पर्सपेक्टिव से देखें एज़ एन आउटसाइडर, तो तब तुम्हें लगेगा कि ओह! ये मतलब ये लोग देखो धूप में कितना काम कर रहे हैं या बारिश में भी काम कर रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन ये हो सकता है कि भाई हमारे लिए वही ऑप्शन है फिर। तो मतलब या जो फिर हो जीता सकता है है वो हमें लाइफ़ उनका। ये हुँ, हमारा हुँ। हमें वैसा ही अच्छा लगता है जीना। हुँ, हम हुँ। उसी तरह से अपने प्रैक्टिसेज़ एंड कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। हुँ, हुँ। मतलब तो ऐसा नहीं कि हम बेटर जीना नहीं चाहते, हम भी हाँ। चाहते हैं। लेकिन अगर वो हो ही ना, और स्टेट ने कभी बताया भी नहीं कि आपके लिए ये राइट्स है, वो चीज़ें हुँ, हैं, हुँ। तो हुँ, हम हुँ। डिमांड भी कैसे करेंगे? सही बात है, बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये कास्ट की लगती है? क्योंकि जब भी हम सुनते हैं कहीं न कहीं महाराष्ट्र के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से ये इश्यू काफ़ी ज़्यादा आगे आता है। चाहे न्यूज़ में हो, चाहे कोई केस हो जो कि कोर्ट्स हुँ, में जा हुँ। रहा हो। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आई नो कि पूरे इंडिया में ये चीज़ है बट कहीं न कहीं मतलब हमेशा से उस एरिया से काफ़ी ज़्यादा केसेज़ आते हैं सामने। तो आपके अनुभव के हिसाब से बताइए कि आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है कास्ट सिस्टम के बारे में? आपका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है इस पे? और आस-पास प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं? देखिए, मुझे तो लगता है महाराष्ट्र में मतलब एक चीज़ है, मैं लेगेसी वाला पॉइंट बाद में लाऊँगा, लेकिन उसके पहले अगर कास्ट इश्यूज़ देखा जाए, तो मेनली तो आपको एक रिज़र्वेशन के बारे में सुनने को मिलता है, राइट? कि मतलब ये मेरिट और रिज़र्वेशन वाला मुद्दा ये हो जाता है ना कि ऐसा दिखाने का करते हैं कि आपके पास मेरिट ही नहीं है। बस आपको जो भी मिला है, आपको रिज़र्वेशन की वज़ह से मिला है, राइट? वो तो हो गया। फिर उसमें मतलब होता ये है कि आपको फ़ीस कम भरना पड़ता है, रिज़र्वेशन है तो। जी। उसके ऊपर भी लोगों को दिक्कत है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक अ, मतलब महाराष्ट्र में ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया था कटिंग करने, ठीक है? हुँ, हुँ। तो वहाँ पे 2 चेयर्स थी, मैं दूसरे चेयर पे हूँ, एक ये वाला मेरे लेफ्ट वाली चेयर पे एक था कोई बंदा, जो ओपन कैटेगरी में से था। फिर उसकी लड़की का एडमिशन उसने कराया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, राइट? और अभी आप देखो कि रिज़र्वेशन का मुद्दा ओबीसी कम्युनिटी को लेके ज़्यादा ये कर रहा है, राइट? जो अभी प्रोटेस्ट हुए रिसेंटली उसको जी। लेकर भी, या फिर मंडल कमीशन के टाइम भी जो चीज़ें हुई उसको हुँ, लेकर हुँ। भी। तो वो बंदा ये बात कर रहा था कि मैंने मेरे लड़की का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया। उसका कुछ फ़ी था शायद 2 या 3 लाख के आस-पास हुँ, हुँ। ईयर। और फिर वो कंपेयर कर रहा था एक ओबीसी लड़के के फ़ीस से, अच्छा। ठीक है? तो वो बोल रहा था कि उस बच्चे को हुँ, हुँ। मतलब उसके
50% या कुछ तो मतलब कम भरने पड़े। ओके। व्हाई? बिकॉज़ ही इज़ फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरी काइंड ऑफ। हम्म। तो मतलब ये चीज़ें थी। और ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ भाई दिक्कत आपको, तो फिर वो पूरा मतलब ऐसे कर देते हैं कि भाई इनके पास मेरिट ही नहीं है, ये बस इन्हीं चीज़ों से मतलब आए हैं, रिज़र्वेशन है इसलिए। बट तो हमारे समझना बच्चे कहाँ पड़ेगा लोगों पढ़ेंगे की, ऐसे? ये जनरेशन हुँ, हुँ। से जो है हम लोगों को डिप्राइव्ड रखा गया है। यस, हम और लोगों को मेन रिप्रेजेंटेशन स्ट्रीम में आपका आने मायने नहीं नहीं दिया रखता गया है। है। तो इस हुँ, हुँ। अभी जब मेन स्ट्रीम में आने की बारी है, तो डेफ़िनेटली अगर इस हिसाब से कुछ सपोर्ट नहीं रहेगा रिज़र्वेशन हुँ, का, हुँ। तो फिर आज भी लोग वही फिर मार्जिनलाइज़्ड सेक्शन में ही रहेंगे, हुँ, हुँ। डिप्राइव्ड रहेंगे, आज भी अपॉर्च्युनिटी से दूर रहेंगे, उनको मौका नहीं हुँ, मिलेगा हुँ। आने के लिए सामने। जी, और आपका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं रहेगा ना वहाँ पे। और वही ऑलरेडी मान लो इन द सो इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम दैट कम्युनिटी और कास्ट टू गो समवेयर, अचीव समथिंग, तो ठीक है, आप एक टोकन रहोगे, एक आपका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपका भी ज़िम्मेदारी बनता है कि आप अपने लोगों को वहाँ पे लाओ, आपकी कम्युनिटी के लोगों को आगे लेते जाओ, राइट? पर हुँ, अभी सिस्टम ही ऐसा है, पूरा स्ट्रक्चर है ये, राइट? कास्ट कोई ऐसा नहीं कि एक जाति है वगैरह, ये पूरा स्ट्रक्चर बना दिया गया है अभी कि एक्सेस किसको रहेगा, कौन आ सकता है, गेट कीपिंग वहाँ पे हो रहा है, राइट? और जैसे ये है कि मतलब जो जाति सिस्टम है अपना, उसमें भी जो सब टाइप्स है, उसमें भी अलग ही पॉलिटिक्स है। हुँ, तो हुँ, अभी आप अगर ठीक है, ओबीसी को आप उतना अनटचेबल नहीं मानोगे, लेकिन दलित हो तो उनको आप अनटचेबल मानोगे। और अभी उसमें तो आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हो कि अगर एक कोई अच्छा कपड़ा वगैरह पहन के घूमता है मतलब मेनस्ट्रीम समाज में, सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम समाज में, तो हुँ, उसमें ये होता है कि भाई आप तो लगते तो नहीं हो कि आप आदिवासी हो, राइट? मतलब हुँ, हुँ, लगना कैसे चाहिए कि आपका क्या कहना है कि आप वैसे ही जैसा एक आपका इमेजिनेशन है, जैसे बहुत से सीरियल्स, मूवीज़, टीवीज़ में जो अंडरस्टैंडिंग होता है अपने यहाँ पे भी कि एक पत्ता वगैरह बाँध लिया है पेड़ का कुछ ऐसे करके। हुँ, तो हुँ, मतलब क्या हम ऐसे जीन्स, शर्ट-वर्ट ये पहन के नहीं घूमते हमारे लोग, मतलब क्या ही एक अलग इमेजिनेशन है कि किस किस चीज़ से लगना चाहिए कि तुम आदिवासी हो, राइट? और वो एक होता है। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी का जो इश्यू है दलित कम्युनिटी को लेके, या फिर अभी उसमें ट्राइबल कम्युनिटी को भी वैसे ही देखा जा रहा है, दोनों को एक कंबाइन करके। तो बहुत सी चीज़ों में आप देखोगे कि लोग अगर पैसा भी माँगने जाए मालिक के पास, जो उन्होंने काम किया है, कमाया है, वो माँगने जाए, फिर भी उनकी पिटाई हो जाती है। मतलब ये हमें समझना चाहिए कि ये कितना डीप रूटेड है सिस्टम में, हुँ, कि वो बोलते हैं कि क्या हक है तुम्हारा इस पे माँगने को? हुँ, हुँ, मतलब हम फ्री में तो काम तो नहीं कर सकते ना। और जो कमा के मतलब हम कमा रहे, और कितना तो भी रोज़ होता है गाँव में या फिर एक लेबर का। अभी मान लो सेंटिंग काम जो होता है, जो सीमेंट का काम वगैरह बिल्डिंग बनाने सिटी में, वो मज़दूर का होता है मेरे ख़्याल से 350 या 500 के आस-पास रोज़गारी मिलता है, ठीक है? लेकिन वो काम भी कितना हेवी काम करता है, रिस्की काम करता है। गाँव की तरफ अगर तुम खेती में भी जाओगे तो मेरे ख़्याल से 300 या ₹250 दिहाड़ी होगा, आदमी का, राइट? आदमी का उतना है। फिर महिला का 125, 150, ज़्यादा से ज़्यादा 200, और उसमें भी आप काम करने की टाइम देख लो कि 10 बजे जाएँगे, शाम को 5 बजे आएँगे। तो मतलब ये हमें समझना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही है। और अभी आप अगर तेल का ही प्राइस देख लो, तेल का प्राइस ही आपका 120 के ऊपर है, तो बस 1 दिन आप पूरा काम करो और हफ्ते भर के लिए बस आप तेल खरीदो। तो मतलब चीज़ें, महँगाई इतना बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें अफ़ेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप 1 दिन भी घर रह जाए और तो फिर आपके लिए वो पैसा नहीं आएगा। राइट, तो आप राइट। अफ़ोर्ड नहीं कर सकते घर रुकना भी उस चीज़ को लेके। सही। आप एज़ एन स्टूडेंट क्योंकि आप अब अभी यूएस में हो, तो ख़ैर ये कास्ट सिस्टम तो है नहीं वहाँ पे कुछ, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप के बारे में चर्चा करेंगे, बट पहले ये क्वेश्चन है कि जो आपको स्कॉलरशिप मिला, ठीक है? हुँ, हुँ। आपके लिए तो कोई कैटेगरी नहीं था वहाँ पे कि हुँ, ओबीसी से हमको सेलेक्ट करना है या जनरल हुँ, से हुँ। सेलेक्ट करना है या फिर किसी से सेलेक्ट करना है। ये टोटली का टोटली डिसाइड किया जाता है कि आपका पोटेंशियल है या नहीं है, राइट। सिंपल राइट? तो उस केस में बाकी जो आपके साथी आए हुए हैं, जो स्कोर किए हैं फुली फंडेड हुँ, हुँ। स्कॉलरशिप, थोड़ा-सा अगर आपको जानकारी हो, शेयर करना चाहें कि किस-किस रीज़न से आए हैं? अगर इंडिया से भी और कोई गए हैं क्या आपके यूनिवर्सिटी में? थोड़ा-सा बताइए और आप एज़ एन हुँ, हुँ। स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को कैसे देखते हैं? अगर कोई यूएस में अप्लाई कर रहा है, जिसको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रहा है, जहाँ पे हुँ, हुँ। कैटेगरीज़ नहीं बनी हुई हैं कास्ट हुँ, बेस्ड। हुँ। ओके, तो यहाँ पे होता ये है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है एथनिक स्टडीज़, तो मेरे बैच में हम 4 लोग हैं, राइट? तो चारों को हमको 1 साल का फेलोशिप है, जो पूरा फॉल फॉल क्वार्टर, फिर विंटर, फिर स्प्रिंग क्वार्टर ये कवर करता है। फिर अगले साल से मतलब सेकंड ईयर से हमको होगा
टीचिंग असिस्टेंटशिप या कोई एक प्रोफेसर के अंडर भी आप काम कर सकते हो या अलग-अलग वर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मोस्टली तो टीचिंग असिस्टेंटशिप ही है, जो आपका फिर कॉस्ट कवर करता है। और इंडिया से तो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर मेरे डिपार्टमेंट में देखें, तो मेरे बैच में हम 2 लोग हैं। एक लड़की मेक्सिको से है, 2 लोग यहीं से हैं, मतलब अलग-अलग स्टेट से हैं। तो मेरे क्लास में तो हम टोटल 4 हैं, 2 लड़कियाँ, 2 हम लड़के। और हमारे जो सीनियर्स हैं, उनके टाइम ज़्यादा लोग थे, मेरे ख्याल से 7 या 8 लोग थे। तो उनका भी सेम ही स्कॉलरशिप। और हमारा डिपार्टमेंट क्योंकि मूवमेंट से शुरू हुआ है, राइट? तो उसके लिए इन्होंने मतलब ऐसे करके रखा है कि बच्चे जो आएँगे इस साल भी अगर अगर आ रहे हैं बच्चे, तो उनका भी हम स्कॉलरशिप स्टेबल रखेंगे, कि उनको कुछ अफ़ेक्ट ना हो। और दूसरे मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में है इंडिया से लोग, उनका भी मतलब एंथ्रोपोलॉजी में मान लो, वैसे तो उनका भी है कंटिन्यूअस स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप का वो है। और इसमें होता ये है कि आपका पोटेंशियल मेनली डिपेंड इस पे करता है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज़ल जो होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, राइट? तो वो कैसे बनाया है अच्छे से, और वो प्रोफ़ेसर आपको उसके लिए सुपरवाइज़ या गाइड कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, वो भी मैटर करता है उसमें। जो आप मतलब लिख के देते हो ऑलरेडी, राइट? वो एक है। फिर वो देखते हैं आपका सीवी भी देखेंगे उसमें, कि आपने किस पे काम किया है। पर सबसे ज़्यादा तो आपका प्रपोज़ल मैटर करता है उसमें, राइट। और तो डिपार्टमेंट राज़ी होना चाहिए उसके लिए। राइट। तो इस पे पूरा स्टार्टिंग से बात करते हैं, ठीक है? आप सबसे पहले हमको ब्रीफली बताइए कि अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपने किया? क्या इंटर्नशिप किया? फिर वहाँ जब आपका कंप्लीट हो गया देन आप क्या कर रहे थे? फिर कैसे तैयारी चल रही थी? आपको अगर जाना था तो आपने कब सोचा हुँ, उसके हुँ, बारे हुँ। में? एंड फिर हम आगे चलेंगे कि क्या पूरा प्रोसेस था एप्लीकेशन का और कैसे अप्लाई किया आपने? क्या-क्या चीज़ें माँगती है यूनिवर्सिटी? क्या-क्या कैसे प्रोसेस होता है? सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? हुँ, फिर हुँ, जर्नी आपने कैसे तय किया और अभी का लाइफ़ जो हुँ, आपका डे टू डे लाइफ़ है कि क्या आप करते हैं एक पीएचडी हुँ, में हुँ, यूएस में? हुँ, हुँ। तो सबसे पहले एपीयू के बारे में चलते हैं, देन थोड़ा डिस्कस जी। कर लेते हैं कि हाउ हाउ वाज़ योर लाइफ़ इन अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? ठीक है, तो अजीम प्रेमजी में मतलब जब मैं आया था पहले, मेरे अंदर जैसे मैंने बताया कि मेरा ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन पूरा मराठी मीडियम में हुआ। उसके बाद डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में जाना थोड़ा मतलब अ, एक बहुत सारा इम्पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन वो डर था कि बहुत सारी गलतियाँ होंगी, मतलब हुई भी। लेकिन एक अच्छा था कि दोस्त लोगों ने सँभाल लिया या फिर प्रोफ़ेसर्स ने सँभाल लिया। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया। और पहले ही सेमेस्टर में सोशियोलॉजी था सब्जेक्ट एक अपने को, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ठीक है मराठी में तो पढ़ा है। फिर एक ज़्यादा समझता था उसमें, राइट? तो एक वहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता गया। उसमें जब तुम सेक्शन देखते हो सिलेबस के कि मान लो जेंडर, कास्ट, अ, राइट? ब्यूरोक्रेसी वाला, फिर उसमें ट्राइबल वाला अलग सेक्शन, जो अब तक हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं सिलेबस, राइट? तो एक लगते गया कि नहीं यार, मतलब होना चाहिए अपना खुद ऐसा। और एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे भी बिल्ड होता है। तो वो चीज़ें या फिर दूसरे-दूसरे जो कोर्सेज़ थे, उसमें से पता चलता गया कि डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है कि आपको डेवलपमेंट का एक डेफिनिशन भी नहीं पता हो, लेकिन हर कोई अपनी तरह से डिफाइन कर सकता है कि एज़ अ पॉलिसी मेकर तुमको डेवलपमेंट कुछ और लगेगा, लेकिन कम्युनिटी के हिसाब से कोई और होगा, राइट? तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बिल्ड होता गया। और हुँ, लैंड क्वेश्चन तो मतलब कब से ही दिमाग में था कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर कम्युनिटी का एक्सपीरियंस के इंडिया में अगर आप देखो कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है, लैंड से उनका एक नाता रहा है, अपने-अपने हिसाब से। और जल वो जंगल ज़मीन। यस, तो वैसा अगर रहा है तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आया या फिर एक बनाया गया ज़बरदस्ती, ऐसा तो नहीं है। तो एक ये भी समझना था। और धीरे-धीरे जैसे मतलब प्रोफ़ेसर लोगों से मिलते गए, उनसे आउटसाइड ऑफ द क्लास बातें होती गई, तो जिनका इंटरेस्ट था उन्होंने अच्छे से बताया भी कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और फिर पीएचडी के बारे में सोचना मैंने 23 में चालू किया, 2023 में। जब तो आप तब से ग्रेजुएट हो गए। ना, 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 तब तो मतलब कॉलेज में ही था, तो अच्छा, उस समय। ग्रेजुएट तो अभी हाँ। तो उस समय मतलब मास्टर करते वक़्त ही मेरे दिमाग में आइडिया था कि मैं पीएचडी करूँगा एंथ्रोपोलॉजी में। और टॉपिक मतलब एक जनरल ही था कि खुद की कम्युनिटी को लेके करूँगा, लैंड क्वेश्चन कुछ तो ऐसा-वैसा रहेगा। लेकिन एक मतलब अभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, लेकिन एक था ब्रॉडर के करना है। उसके बाद मतलब जुड़ते गए लोगों से, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू में बताया है कि बहुजन हुँ, इकोनॉमिस्ट करके जो ग्रुप है, उनके हुँ, अंडर मैंने मेंटरशिप ली थी।
तो उन्हीं से एक मेंटर मिलके उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, मतलब पूरा प्रोसेस कि यूनिवर्सिटी कैसे चुनना है, क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वो बताते गए, फिर मेरे प्रपोज़ल पे फीडबैक देते गए और उसी टाइम में जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा था, मान लो जैसे पब्लिशिंग हो कुछ या फिर मुझे पेपर प्रेज़ेंटेशन करने थे, मतलब ऐसे कॉन्फ्रेंस वाले, तो हुँ, हुँ। उनमें भी उन्होंने मदद की एक मतलब सजेशंस देने में या फिर दे विल सेंड मी द अपॉर्च्युनिटीज़, टेक अ लुक एट इट इफ यू वांट टू सबमिट समथिंग काइंड ऑफ। तो वो सब चीज़ें हुई। तो उसमें मतलब मेरा सीवी बिल्ड होता हुँ, हुँ। है कि जैसे मैंने उस पीरियड में 2 पेपर प्रेज़ेंटेशंस किए, एक हैदराबाद में, फिर एक मुंबई में, कॉलेजेस में, स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंसेस में या फिर एजुकेशन वाले कॉन्फ्रेंस में। तो फिर ये एक मायने रखता है आपका प्रोफ़ाइल बिल्ड करने में, राइट? राइट। तो वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद में मतलब मैंने अप्लाई किया फिर 24 में। हुँ, हुँ। तो 24 तक मेरा हो बन चुका था एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ, और 25 में फिर ऑफ़र आया। तो तो मतलब आपने वो ये यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ किया? आपके माइंड में क्यों आया कि हुँ, यही हुँ। यूनिवर्सिटी चूज़ करना है और हुँ, हुँ। ओके, तो यूनिवर्सिटी चूज़ करने में कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होता है। जैसे वहाँ पे मतलब एक तो है कि आपको एनवायरनमेंट का भी ख़्याल रखना पड़ेगा कि वेदर पैटर्न वहाँ का कैसा है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाओ एकदम तो बहुत कोल्ड होगा। अभी मैं हूँ एकदम साउथ में, राइट? तो हमारे यहाँ से मेक्सिको बॉर्डर पास में ही है, सैन डिएगो सिटी के। तो काइंड ऑफ इंडिया के सिमिलर क्लाइमेट है, राइट? तो मेरा पहले मन ये था कि एंथ्रोपोलॉजी में जाना है, मतलब अप्लाई भी उसी में ही किया था, और एथनिक स्टडीज़ भी इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, और वैसे ही मैंने इंडिजिनस स्टडीज़ में भी अप्लाई किया था। यहीं पे कास्ट, रेस, मतलब कास्ट पे उतना फ़ोकस तो नहीं है यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स नहीं है, लेकिन जो है जिसमें प्रोफ़ेसर्स है, जिनका इंटरेस्ट एरिया है, वो सपोर्ट करते हैं। तो हुँ, वैसे ही फिर आपको प्रोफ़ेसर्स चुनने होते हैं डिपार्टमेंट में। हुँ, राइट। तो वो ज़रूरी नहीं कि सभी प्रोफ़ेसर आप ही के डिपार्टमेंट में हो, तो दूसरे पहले डिपार्टमेंट आपने वाले भी हो अप्लाई सकते किया हैं। कि पहले आप प्रोफ़ेसर से टच नहीं, में नहीं, आए? नहीं। पहले पहले मतलब यूनिवर्सिटी देखी, डिपार्टमेंट देखे अच्छे से, उनका डिस्क्रिप्शन के डिपार्टमेंट का फ़ोकस क्या है, उसमें कौन प्रोफ़ेसर्स है, उनका किस चीज़ पे वर्क है। फिर वो प्रोफ़ेसर्स चुने कि ठीक है, हम इनके साथ काम कर सकते हैं। अगर काम कर सकते हैं तो इन मतलब ये अपने वर्क में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएँगे, ये सभी चीज़ कि हमारा तो आपने इंटरेस्ट मेल किया उनसे। था प्रोफ़ेसर्स को शुरू में ही? यस, यस, यस। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि वो एक्टिवली रिप्लाई करते हैं प्रोफ़ेसर्स कुछ, और अगर थोड़ा मान लो कि वो बताना अगले चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपके ईमेल में कंटेंट क्या था जब आप प्रोफ़ेसर्स को अप्रोच कर रहे हुँ, थे? हुँ। ओके, तो ईमेल में पहला तो ये था कि अ, उनका इंटरेस्ट एरिया लिखा था कि आपने इन-इन चीज़ों पे काम किया है, और फिर मेरा इंटरेस्ट एरिया कैसे अलाइन होता है कि मान लो आपने एक इंडिजिनिटी, डिकोलोनाइज़ेशन, इन सभी चीज़ों पे काम किया है, जो भी उनका एरिया रहा हो। ज़रूरी नहीं कि साउथ एशिया पे ही काम कर रहे हो या इंडिया पे काम कर रहे हो, या फिर मुझे मान लो कि उनका मेथोडोलॉजी या जो वो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं रिसर्च के लिए, वो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट मेरे स्टडी में, जो मैं यूज़ कर पाऊँगा, जा जिनसे मैं सीख पाऊँगा अच्छे से। हुँ, हुँ। तो उनका वो मेंशन करके फिर मेरा रिसर्च एरिया और हमारा दोनों का कैसे अलाइन होता है इंटरेस्ट एरिया, वो मेंशन करके फिर लास्ट में यही कि फिर अगर मतलब लिखना है कि हम इंटरेस्टेड है आपके साथ काम करने के लिए, अब अगर आप स्टूडेंट ले रहे हो तो बताओ वैसे। या फिर मतलब आपको 2-4 चीज़ें आप देख सकते हो कि आप डिपार्टमेंट के डायरेक्टर या फिर कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनको भी आप रीच आउट कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ या अदर चीज़ें पूछने के लिए जो भी आपको सवाल हो। हुँ, हुँ। और वो भी बताते हैं कि फिर आप अगर प्रोफ़ेसर को रीच आउट करते हो और उनको लगता है कि वो तो नहीं सुपरवाइज़ कर पाएँगे अच्छे से, या फिर हुँ, कर भी पाएँगे, तो वो ये भी बोलते हैं कि डिपार्टमेंट में और भी प्रोफ़ेसर्स हैं, उनको भी आप रीच आउट कर सकते हो। मतलब अगर वो नाम मेंशन करें तो हम उनको भी रीच आउट करके एक कमिटी ऑलरेडी जो एप्लीकेशन देखती है अपना, वो फ़ॉर्म राइट। करने में अच्छे से मदद होता है। हुँ, हुँ। फिर मतलब ये एक स्टेप है, डिपार्टमेंट देखना एक स्टेप है। इस तो ये सब स्टेप में से जाते-जाते फिर आपको ये भी होना चाहिए कि वहाँ पे कोर्स वर्क भी रहता है कहीं-कहीं पे मेंशन, तो उनसे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। हुँ, हुँ। तो तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे यूएस आना है, एक स्टेप तो आपने बता दिया कि ईमेल करना पड़ेगा, प्रोफ़ेसर को देखना पड़ेगा कि आपका रिसर्च एरिया या आपका इंटरेस्ट कैसे अलाइन है। लेकिन मुझे अगर कुछ नहीं आता है, खैर थोड़ा बहुत पता है मुझे कि क्या हो रहा है, कैसे अप्लाई करना है, बट इफ समवन इज़ वाचिंग जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको बस है कि बस पीएचडी करना है बाहर से, मेबी दे आर टारगेटिंग एनी यूएस यूनिवर्सिटीज़। उनको अगर आप ज़ीरो से बताना चाहें कि क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा? तो आप कैसे एक रोड मैप बना के
थोड़ा-सा बता हुँ, सकते हुँ। हैं? तो मतलब एक यूएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर यूएस से पीएचडी करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके माइंड में वो आइडिया होना चाहिए कि मुझे पीएचडी करना है, लेकिन वो किस में करना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। एक ब्रॉडर आइडिया बस। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको आपका पर्सनल जर्नी लिखना है। सपोज़ इन माय केस मेरा ये था कि मुझे पीएचडी करना है कि हाउ द लैंड वाज़ टेकन अवे, लैंड सॉवरेनिटी एंड ऑल दीज़ इश्यूज़, राइट? एंड डीकोलोनाइज़ेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ भील कम्युनिटी इन इंडिया। तो मेरा पहला मतलब माइंड में यही आइडिया था, राइट? तो उसमें होता ये है कि पहले आप अपना पर्सनल जर्नी लिख लो, इन चीज़ों को रिलेट करते हुए। पर्सनल जर्नी आपका ये रहेगा कि बचपन से अब तक, उस स्टेप तक, आपका प्रपोज़ल बनने तक आपका जर्नी लिखो। आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो सब, या फिर कुछ इवेंट आपको लगते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि आपका एक वो अच्छा होना ही चाहिए या कम शब्द में होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। आप बस उसको लिखते जाओ। फिर आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट एरिया रहेगा, वो अलग वाला रहेगा आपका वो स्टेटमेंट। तो फिर उसको जोड़ के आप एक अच्छे से प्रपोज़ल बना सकते हो, राइट? फिर उसके लिए आपको अगर आपके टॉपिक के बारे में और जानना है, तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। कुछ रिसोर्सेज़ के लोगों ने क्या कर रखा है उस पे, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, जो हम गैप बोलते हैं, रिसर्च गैप, वो वाला कुछ निकल के आता है उसमें से। तो वो वाला आपका जब तक बनता है, तब तक आप यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ में फिर हम एक कर सकते हैं कि एक्सेल शीट बनाना, तो मैं बताऊँगा कि एक्सेल शीट बनाओ, जिसमें एक कॉलम रहेगा आपका यूनिवर्सिटी नेम्स, दूसरे में आपका आ जाएगा आप जो डिपार्टमेंट चुन रहे हैं, वो वाला। फिर जैसे मैंने बोला कि आपको प्रोफ़ेसर्स देखने हैं, जिनसे आपका इंटरेस्ट एरिया अलाइन हो रहा है। तो फिर तीसरा कॉलम आपका हो सकता है वो वाला, जिसमें प्रोफ़ेसर्स के नेम हो, उस डिपार्टमेंट के नेम के सामने। या फिर आपको लगता है कि एक ही यूनिवर्सिटी में 3-4 डिपार्टमेंट हैं, जिनमें से मैं प्रोफ़ेसर चुनना चाहूँगा, राइट? हुँ, तो फिर वैसे भी आप उन मतलब अलग-अलग प्रोफ़ेसर्स के नाम लिख सकते हो। हुँ, हुँ। और उसमें 1-2 कॉलम और ऐड हो सकता है कि जैसे मान हुँ, लीजिए हुँ। स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि यस, नहीं यस, है, यस, यस, आई एम डिपार्टमेंटल गेटिंग टू दैट। स्कॉलरशिप, हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या यस, फिर यस। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हुँ, कोई हुँ। भी। इसके अलावा एक चीज़ और भी हो सकता है उसमें कि अ, डेट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह कब की है, कब की यस, नहीं है, डेडलाइन्स रिक्वायरमेंट्स वग़ैरह क्या और हैं। हुँ, हुँ। और डॉक्यूमेंट्स का भी हम एक कॉलम कर सकते हैं कि किसी-किसी यूनिवर्सिटी में जैसे मान लो कि आईएलटीएस नहीं लगता है, अगर आपका राइट। एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुआ है तो, या कहीं-कहीं पे आपको रिटन पीस नहीं लगता है, रिटन हुँ, पेपर या फिर जो हम रिटन सैंपल सबमिट करते हैं, कहीं-कहीं पे वो नहीं लगता है। तो हुँ, हुँ, हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि जैसे सीवी तो हर जगह लगेगा ही, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हर जगह लगेगा ही। उसके बाद आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो आपके मार्कशीट से थोड़े से अलग होते हैं, मतलब मार्कशीट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है एक पूरे डॉक्यूमेंट पे, तो जो 2 साल के लिए वैलिड होते हैं, आपका आईएलटीएस भी 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो बहुत सारे बा मतलब मेरे भी दिमाग में ये चल रहा था कि आईएलटीएस जैसे मैंने सुना कि ये लगता है तो दे दूँ जल्दी से, लेकिन जब पता चला कि भाई उसका वैलिडिटी 2 साल तक होता है, तो जब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको मान लो कि इस साल अप्लाई करना है सितंबर में, तो उसके 1-2 महीने पहले अगर आप दो एग्ज़ाम अच्छे प्रिपरेशन से, तो आपका स्कोर भी बढ़िया आएगा और हुँ, आपको हुँ, उतना समय भी मिल जाएगा हुँ। एप्लीकेशन के लिए। आपने दिया पर था आईएलटीएस की एग्ज़ाम? यस, यस, ओके। मैंने दिया था, बैंगलोर में दिया था, हुँ, हुँ। अक्टूबर में, क्योंकि मैं नवंबर से फिर मैंने एप्लीकेशन चालू कर दिए थे। सीवी की जहाँ तक बात करें तो क्योंकि एक ही सीवी बनाए हुए रहते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हुँ, कोई। हुँ, यस, यस। आजकल आजकल भी देखें तो बहुत लोग ट्वीक करते हैं सीवी अपना जॉब के हिसाब से, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। हुँ, हुँ, आप आप कुछ बोलना चाहेंगे कि एकेडमिक सीवी कैसा होना चाहिए? अगर आप अप्लाई कर ओके, रहे हैं पीएचडी के लिए क्योंकि आप जॉब वाली सीवी नहीं भेज सकते यूनिवर्सिटी में, यस, यस, रिजेक्ट हो जाएगा ओके। आपका वो, सिलेक्शन एकेडमिक चांस नहीं सीवी, अगर मेरा खुद का सीवी देखें, तो मेरा खुद का सीवी ऐसा था कि मतलब कॉलेज के नाम तो ऊपर में मेंशन होंगे ही, उसके बाद में मेरा पूरा कोर्स वर्क था, जो भी मेरे इससे रिलेट हो रहा है, और मैं भी उनको ट्वीक करते गया। बाकी कोर्स वर्क को वहाँ से कट करता, अगर मान लो कि एथनिक स्टडी डिपार्टमेंट से नहीं रिलेट हो रहा है, या फिर एंथ्रो से नहीं रिलेट हो रहा है, या फिर इंडिजिनस रेस स्टडीज़ वाले से नहीं रिलेट हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट निकाल दो। हुँ, हुँ, फिर उसमें जो रिलेटेबल है, जैसे मैंने आदिवासीज़ एंड डेवलपमेंट इन पेनिनसुलर इंडिया ये कोर्स किया है, लैंड क्वेश्चन इन इंडिया ये क्वेश्चन मतलब ये कोर्स किया है। ये कोर्स मैंने किए, तो वो तो मैं मेरे रिसर्च से भी रिलेट हो रहे हैं, और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जैसे मेरा इंटरडिसिप्लिनरी है, तो उसमें भी रिलेट हो रहा है, तो मैं बेसिकली उनको मेंशन करूँगा। तो ये मेरा कोर्स वर्क भी मेंशन रहेगा वहाँ पे कि मैंने मेरे ईएमए में क्या कोर्स वर्क किए, राइट? मतलब आपको उनको एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट मेंशन योर कोर्स वर्क, और कहीं-कहीं पे एप्लीकेशन में आपके उसमें भी रहता है, आपका मेंशन कर सकते हैं आप, कोर्स उनका रहता है। तो वो एक चीज़ हो गया, वो तो रहेगा आपका। उसके बाद रिसर्च वाला पार्ट, मतलब हमारे सीवी में जो हमने रिसर्च किया है, तो उसको मेंशन करके अपना एडवाइज़र, सुपरवाइज़र जो है उनको मेंशन करके अ, थोड़ा अपने टॉपिक के बारे में बता के, मतलब वैसे कर सकते हैं, राइट? हमारा जो भी रिसर्च है, फिर अगर आपकी कुछ पब्लिकेशंस हो, वो भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
और इन क्लास प्रेजेंटेशंस के भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मतलब इसमें ऐसा ये नहीं है कि आपका सीवी 1-2 पेज का होना चाहिए, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका सीवी लंबा भी हो सकता है। मेरा खुद का सीवी 6-7 पेजेस का था, राइट? तो ओके। उसमें ये सभी चीज़ें थी। फिर अगर आपने कोई रिलेवेंट ट्रेनिंग लिया हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पे, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो और अगर मान लो आप कहीं पे वॉलंटियरिंग कर रहे हो, आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस है, आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो ये सभी चीज़ें उसमें आएँगी। या फिर कहीं पे आप क्लब में एक्टिव हो, क्लब चला रहे हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि ओके ठीक है, आप क्लब तो चला रहे हो, लेकिन ये कैसे रिलेट हो रहा है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि मे बी इट इज़ चेंजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। जैसे एपीयू में सैग था, फिर हमने मतलब इंडिजिनस स्टूडेंट फोरम के लिए पुश किया, वो भी एस्टेब्लिश वहाँ पे हुआ, तो ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करती गई। राइट। एक स्टूडेंट एक्टिविज़्म में मान लो, या फिर थिंकिंग पर्सपेक्टिव चेंज करने में जो एक्टिविटीज़ हम अरेंज कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ में, तो ये स्किल्स आते जाते हैं उन चीज़ों से। तो ये सभी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करो, और लास्ट वाला इम्पोर्टेंट, आप जो लैंग्वेजेज़ आपको आती है वो भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो आपने ब्रीफली बात किया, एसओपी। एसओपी में क्या-क्या होना चाहिए? ओके, जैसे मैंने बताया कि आपका पर्सनल जर्नी जो आप लिख रहे हैं अलग से, जी। उसमें से कुछ चीज़ें आप जो अपने रिसर्च के लिए रिलेट हो रही है, मतलब आप एक ट्रांजिशन बनाने के लिए उसको यूज़ करोगे, राइट? उसके बाद में आपका रहेगा जो रिसर्च इंटरेस्ट है आपका, वो वाला। हुँ, हुँ। अगर मतलब आप थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो नीचे में, हुँ, हुँ। और मेथोडोलॉजी पार्ट रहेगा आपका, जो आपको एकदम बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव भी नहीं बनाना है। उसमें होगा आपका कि आप क्या सोच रहे हैं, और यूएस में तो मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम टेबल देना है जैसे, तो ओके। मैंने तो नहीं दिया था कि हुँ, हुँ। उसमें बजट नहीं देना है, टाइम टेबल नहीं देना है। तो उसमें देना ये था कि मैं क्या-क्या मेथड्स चूज़ करूँगा। जैसे मैंने फ़ोटो एग्ज़िबिशन कराया था यहीं पे हुँ, हुँ। ऑनलाइन में, तो ये भी था कि फिर मैंने मेंशन किया कि मैंने फ़ोटो एग्ज़िबिशन कराया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे चल के ये भी मेरा फ़ोटोग्राफ़ी या फ़ोटो वाइस वाला मेथड रहेगा, जिसमें मैं सेम यूज़ करूँगा, राइट? या फिर चीज़ें जैसे मैं इंटरव्यूज़ करूँगा कम्युनिटी के साथ, या फिर आर्काइवल रिसर्च करूँगा, तो ये सभी चीज़ें और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ते-जोड़ते उसको मैं बनाते जाऊँगा, एक ऑटो एथनोग्राफ़ी की तरह। हुँ, हुँ। तो ये उसमें वाला क्या ये सेक्शन भी था। मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में, किस यस, यस, दैट्स द सुपरवाइज़र के लास्ट पार्ट। अंडर जाना है सर? ओके। यस। ओके, तो लास्ट पार्ट आपका ये रहेगा कि आपको मेंशन करना है कि मान लो मैं लिख रहा हूँ कि अ, एथनिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट का मुझे क्या बेनिफिट होगा, या क्यों मैं इस डिपार्टमेंट में आना चाहता हुँ, हूँ, हुँ। हुँ, या हुँ। कैसे मेरा रिसर्च इसमें फिट होता है, हुँ, हुँ। राइट? तो मैं लिखूँगा कि एथनिक स्टडीज़ फोकसेस ऑन दिस एरियाज़, राइट? सपोज़ डीकोलोनाइज़ेशन, हुँ, स्ट्रक्चरल हुँ। डिस्क्रिमिनेशन, हुँ, हुँ। कास्ट, इंडिजिनिटी, रेस, तो these things align with my research project, right? And then in the department I would like to work with these professors, और maybe हो सकता है आप थोड़ा उनका explanation मतलब description भी लिख सकते हो कि मान लो मैंने कोई एक प्रोफेसर का नाम लिख दिया, तो उनका कुछ वर्क होगा, जैसे हम मेल में करने वाले हैं, उनका मेल में जो लिखने वाली चीज़ें, वैसा ही थोड़ा डिस्क्रिप्शन कि इनके साथ इस चीज़ को लेके मेरा रिसर्च जुड़ता है, तो इस चीज़ के लिए वो मुझे बेनिफिशियल रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि बस आप उनके साथ काम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट ही जुड़ता है। हो सकता है किसी-किसी के साथ आप मेथोडोलॉजी पार्ट के लिए काम करना राइट। जिनका कोई उन्होंने एथनोग्राफी किया हो अलग तरीके से, जो तुम्हें लगता है कि ओके ये मेरे केस में सही रहेगा, जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो वो हुँ, भी हुँ। आप मेंशन कर सकते हो। और फिर उसमें डिपार्टमेंट के या प्रोफ़ेसर्स का तो जुड़ तो गया, ठीक है। लेकिन एक और आप देख सकते हो, उसमें उसमें ही पार्ट ऐड करना है कि एडिशनल डिपार्टमेंट जो अदर डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, उसमें हुँ, से भी कुछ प्रोफ़ेसर्स आप देख सकते हो, या हुँ, फिर हुँ। यूनिवर्सिटी में कुछ सेंटर्स रहते हैं। हुँ, हुँ। जैसे लेबर सेंटर हो गया मान लो, राइट। एलजीबीटीक्यू सेंटर हो गया, या फिर अ, कास्ट एंड रेस स्टडीज सेंटर हो सकता है, जो हुँ, डिपार्टमेंट से मतलब डिफरेंट होता है। हुँ, या हुँ। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ एक है इंटर ट्राइबल रिसोर्स सेंटर। तो ऐसे जो सेंटर्स होते हैं, उनमें बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। वहाँ पे उनके खुद एक डायरेक्टर होते हैं, जो प्रोफ़ेसर्स रहते हैं यूनिवर्सिटी में, या अदर स्टाफ भी होते हैं। उनके पास अलग से बुक लाइब्रेरी रहता है, अलग-अलग रिसोर्सेस रहते हैं, जिनके टाइप रहते हैं अलग-अलग तरीके से। वो कोर्स वर्क भी कराते हैं कभी-कभी। तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब अपने ये लास्ट वाले पार्ट के लिए कि वहाँ से आपको क्या बेनिफिट होगा? या आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक कोर्स वर्क हो अदर डिपार्टमेंट या अपने ही डिपार्टमेंट में, जिससे आपके प्रोजेक्ट में मतलब हेल्प होगी, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। हुँ, हुँ। तो बेसिकली आपका प्रपोज़ल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 2500 वर्ड्स,
ओके। ओके। और कहीं-कहीं पे आपका ये होता है, मैं जर्नी वाला स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आप इसमें अप्लाई करो स्टैनफोर्ड वगैरह में, हुँ, तो हुँ। आपका एसओपी 800 से 1000 के आस-पास वर्ड वाला होगा। तो उसमें तो आप ये सभी चीज़ें नहीं बता पाएँगे। नहीं बता पाओगे, सही उसमें है। आपका उसमें आपका ये रहेगा कि आप डायरेक्टली भाई हमें रिसर्च इंटरेस्ट बताओ और कैसे रिलेट हो रहा है ये बताओ। उसमें अपना राइट? बैकग्राउंड दे सकते हैं कि नहीं? तो फिर आपको बहुत सारा कट करना पड़ेगा। कट करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा राइट, आपको। बहुत शॉर्ट करना एक पड़ेगा पैराग्राफ फिर आप रख हाँ, सकते हो हाँ। अपना ओवरव्यू देने के लिए एंड देन यू स्ट्रेट अवे जंप टू उसमें फिर व्हाई यू एडिशनल वांटेड टू डॉक्यूमेंट डू लगता है। दिस रिसर्च। उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट ये लगता है कि आपका डाइवर्सिटी स्टेटमेंट वगैरह रहता है या फिर ओके। पर्सनल जर्नी स्टेटमेंट ये रहता है। हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। उसमें आपका जो जड़न-घड़न हुआ है अब तक, हुँ, हुँ। अपब्रिंगिंग से लेके आपका कैसे शेप हुआ पूरा जर्नी, क्या प्रॉब्लम्स को आपने ओवरकम किया ये जर्नी कंप्लीट करते-करते, वो सब आप उसमें मेंशन कर सकते हो। मतलब उसके लिए फिर वो भी आपको मिलेगा 500 से 700 या 1000 वर्ड्स में लिखने को। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपको प्रपोज़ल थोड़ा ट्विक करना पड़ता है। राइट, तो ये सभी चीज़ें आपके प्रपोज़ल में आ जाएँगी। ओके। इसके अलावा क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं? ओके, सीवी हो गया आपका, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हो गया, आपका ट्रांसक्रिप्ट्स हो गया, आपका आईएलटीएस या टोफेल स्कोर जो होगा वहाँ पे लगने वाला। ये मैं हुँ, हुँ। सोशल साइंस वालों के लिए बात कर रहा हूँ, राइट? तो राइट। वो हो गया। फिर रिटन पीस लगता है आपका, रिटन सैंपल। वो रिटन सैंपल आपका ये हो सकता है जो दिखाए कि एकेडमिकली आप लिख हुँ, सकते हो उस तरीके से। तो उसमें आप दे सकते हो आपका रिसर्च रिपोर्ट या फिर कोई पेपर लिखा हो आपने प्रेजेंटेशन के लिए, वो भी दिखा सकते हो। हुँ, हुँ। जिसमें से आपका एक स्टाइल उनको पता चल जाए, ये राइट। चीज़ें। फिर एडिशनली उसमें तो उतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर कुछ रहे तो आप मुझे बता सकते हैं और फिर कितना आपके कितना ज़रूरी है एक कम से कम कुछ 2-4 पब्लिकेशन होना बिफोर यू आर गोइंग फॉर अ पीएचडी हुँ, अब्रॉड? ओके। बस पब्लिकेशंस होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए हमारा एक ऑलरेडी एकेडमिक राइटिंग में थोड़ा मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। मतलब वो पब्लिकेशन उसी का पार्ट है, राइट? कि हुँ, अगर हुँ। तुम अच्छे से लिख पाओ, वो एडिटिंग करके भी मतलब एडिटर जो मिलते हैं हमें बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसे करनी है, वैसे करनी है। तो हुँ, एक हमें शेप करती जा रही है चीज़ें, राइट? हुँ, तो हुँ। ये उसके लिए ज़रूरी होता है। फिर आपका दिखाता है वो कि आप मतलब अच्छे से चीज़ें कर सकते हो और वो पब्लिश भी होती है, पब्लिश की जा सकती है। हुँ, हुँ। ऐसे तो उसलिए मतलब कंपल्सरी नहीं है कि आपका पब्लिकेशन हो ही, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो हम प्रोफ़ेसर चुन रहे हैं, जब हमें उन्हें रीच आउट करते हैं, राइट? या फिर जब वो हमारा सीवी देखेंगे, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि ओके नहीं, ये कुछ ना कुछ करते रहा है। हुँ, हुँ। या फिर कुछ इनके आर्गुमेंट्स भी रहे हैं, कुछ है एकेडमिकली या कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक लेवल में करते हैं चीज़ें, तो वैसे होता है। ये बताइए कुछ सजेशन देना चाहेंगे आने वाले चैट जीपीटी जनरेशन को जो इंटरेस्टेड है कि चलो चैट जीपीटी से पीएचडी कर लिया जाएगा? ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीज़न था यहाँ आने के बाद। ऐसा नहीं कि हुँ, मैंने यूज़ नहीं किया चैटजीपीटी, लेकिन यहाँ आने के बाद हुँ, मैंने कोपायलट हो, चैटजीपीटी के सिवा दूसरा तो कुछ यूज़ जेमिनी उतना नहीं यूज़ किया, लेकिन चैटजीपीटी मैं यूज़ करता था। यहाँ आने के बाद मैंने बंद इसलिए किया कि मान लो एपीओ में भी हमको वो स्टेटमेंट लिखना होता था कि मैंने कुछ यूज़ नहीं किया ये वाला। और लिखने के लिए तो मैंने यूज़ नहीं किया, बट चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए मैं मतलब सिम्प्लीफाई करने के लिए यूज़ करता था। पर एक ये होता है ना फिर कि हमारे आइडियाज़ भी वहीं से आ रही है बस। वो हमें सजेशंस ऑलरेडी दे देता है कि अगर आपको कुछ चाहे तो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट देता है नीचे में, राइट? तो पीएचडी करने वालों के लिए या फिर मास्टर करने वालों के लिए मैं ये तो बताऊँगा कि भाई ज़माना जो है आगे में मतलब ठीक है एआई तो रहेगा ही वहाँ पे सिम्प्लीफाई करने के लिए चीज़ें, लेकिन उस पे ज़्यादा बहुत रिलाय होना घातक है हमारे लिए भी। कि ठीक है आप ग्रामर के लिए यूज़ कर रहे हो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के लिए, लेकिन वो अगर आपका पूरा जो मीनिंग था मान लो आपने ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखा, लेकिन आपके ध्यान में वो था कि ओके मेरा क्या मीनिंग है। वो कभी-कभी चीज़ें पूरी चेंज ही कर देता है और उसमें मेन चीज़ें ये है कि आप फ़ीड कर रहे हो इसको इन्फॉर्मेशन। उसके पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है नहीं। आप अगर उसको आर्टिकल भी देते हैं, तो वो सेव करता है, उसको सेव करता है। उसके पास उसके बारे में कुछ था भी नहीं फिर भी, राइट? तो वो तो हम मतलब उसको दे ही रहे हैं ऑलरेडी। और अगर आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपको आर्गुमेंट्स निकालने हैं मान लो बुक्स में से, आर्टिकल्स में से, वो दे तो देगा लेकिन आप थिंकिंग क्या करोगे उस पे? ऐसी बात है। तो खुद अगर पढ़ोगे और समझोगे चीज़ों को अच्छे से, तो मेबी जब तुम पढ़ते हो उसको, राइट? तो तुम सोचते भी हो, ओके मैं रिलेट कर पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ। चैटजीपीटी पे ये होता है या फिर एआई जनरेटेड पे ये होता है कि आप बस पढ़ रहे हो, ओके मुझे ये खत्म करना है बस, उसमें आप सोच भी नहीं रहे हो कि क्या है, हुँ, बस क्रक्स समझ लिया हो गया। हुँ, हुँ, पर आपको जो बुक्स आप पढ़ रहे हो उसमें स्टोरीज़ है, सब कुछ एकदम रिलेट करते हुए, कैसे हुँ, लिंक बनते जा रहा है दूसरे चैप्टर से, ये सब आप वो पढ़ोगे तब समझेगा। हुँ, हुँ, राइट। क्योंकि
एआई आपको समराइज्ड वर्जन देगा, फुल डिटेल वगैरह नहीं देगा। और तो ये पीएचडी में ये आप चैलेंजेस तो है। हाँ, पीएचडी में आप रिलाई नहीं कर सकते फुली एआई पे, आपको यस, मैंने खुद तो का यहाँ आने के बाद अध्ययन बंद ही करना कर दिया। पड़ेगा। आप यस। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चीज़ों हुँ, को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बट एट द एंड मेहनत आपको खुद करना है। यस। अ, इसके अलावा अगर आप कुछ बता पाएँ कि क्या-क्या टूल्स आपने कैसे यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था? ऐसे तो गूगल पे लिख के आप नहीं करोगे कि कौन-सी यूनिवर्सिटी है जो एथनिक स्टडीज़ पे पढ़ाती है या फिर डिपार्टमेंट है जो बच्चों हुँ, को हुँ, लेती है। तो आपने किस हिसाब से यूनिवर्सिटी सिलेक्शन किया था? कोई वेबसाइट थी, कोई टूल था जिसका आपने यूज़ हुँ, किया? हुँ। स्कॉलरशिप के लिए आपने कोई टूल का यूज़ किया या कैसे आपने रिसर्च किया? एक तो है कि आप क्यूएस रैंकिंग जो है, उसका हुँ, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्कॉलरशिप के लिए फ़ोकस तो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है, हुँ, उनका मेरे ख़्याल से अंडर 200 चाहिए यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में, तो वो फ़ोकस था। और मेरे ख़्याल से यूसीएसडी 64 या 65 कुछ नंबर पे तो है, पर वो उतना मायने नहीं रखता है अभी, कि क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे नहीं हूँ वो वाली तो। और इसमें होता है कि पीएचडी, ऑलमोस्ट ऑल पीएचडीज़ आर फुली फंडेड, एक्सेप्ट अगर उनके पास मतलब फंडिंग का कोई दिक्कत है तो, हुँ, राइट? पर हर पीएचडी फुली फंडेड होता है ऑलमोस्ट। तो उसमें आपको बाहर से स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे यूएस में तो, राइट? तो उसमें होता ये है कि क्यूएस रैंकिंग आप यूज़ कर सकते हो, और यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट प्रिपेयर करने में मेरे मेंटर ने भी मेरे को मदद किया था ऑलरेडी, कि सोशल साइंस के डिपार्टमेंट्स कहाँ है अच्छे से। अभी होता ये है ना कि मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं बस एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाई करूँगा, मुझे इतनी स्टडीज़ के बारे में पता नहीं। तो फिर उसने जब बताया कि ऐसी चीज़ें होती है यहाँ पे, बस वही डिपार्टमेंट नहीं होता है यूनिवर्सिटीज़ में, हुँ, हुँ, तो साउथ एशियन स्टडीज़ का डिपार्टमेंट होगा आपका, राइट? फिर मतलब वैसे ही अलग-अलग डिपार्टमेंट होंगे आपके। हिस्ट्री वाला स्पेशल डिपार्टमेंट होगा, जिसमें आपके साउथ एशिया पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं, लिटरेचर डिपार्टमेंट में लोग हो सकते हैं। तो मतलब जहाँ पे आपको लगे, सोशियोलॉजी में लोग हो सकते हैं, एंथ्रो में, एथनिक स्टडीज़ में, और इंडिजिनिटी रेस वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ, उन डिपार्टमेंट्स में। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, बस एक डिपार्टमेंट पे रिलाय होना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो वैसे मैंने फिर चेक किया चीज़ों को, क्यूएस रैंकिंग से लेके फिर यूनिवर्सिटीज़ में खुद मतलब पढ़ता कि यूएस में कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, एक लिस्ट निकाली। मेरे पास शुरुआत में 64 के आस-पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट थी, राइट? ओके। जस्ट अ, एज़ यू नो, यूनिवर्सिटी नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, हुँ, हुँ, नथिंग अदर देन दैट। तो फिर उनको मैं चेक करते गया। उनको मैंने रिड्यूस किया ऑलमोस्ट टू 34 और समथिंग, राइट? फिर अप्लाई करने के टाइम उनको और कम करना था 15। हुँ, हुँ, तो वो मतलब एक चैलेंज रहता है कि आप कहाँ पे टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे। और उसमें एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते वक़्त वहाँ के जो, मान लो मैं किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उनके पेज पे स्टूडेंट्स की भी प्रोफाइल्स रहती है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी आप रीच आउट कर सकते हो, और वो भी हेल्प करते हैं कई बार चीज़ों में। मतलब उनके डिपार्टमेंट में के बारे में वो बताएँगे, हुँ, या हुँ, फिर क्या चीज़ें वहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए प्रपोज़ल में, वो भी वो बता सकते हैं, या फिर उनका डिपार्टमेंट अच्छा है, या फिर सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है अच्छे से, वो भी वो बता सकते हैं। तो राइट। वो भी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ करने में हमें हेल्प करता है, हुँ, क्योंकि एट द एंड यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई टू 40-50 यूनिवर्सिटीज़, हुँ, राइट? हुँ, तो हमें हमारे लिए क्या सूटेबल रहेगा अच्छे से वो चूज़ करने के लिए, हमें उनको कम-कम करते-करते, हुँ, हुँ, मतलब शुरुआत में नहीं रहेगा कि बस ये कन्फर्म है मेरी, वो कन्फर्म है, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस तरह से जाओगे कि एक ब्रॉडर लिस्ट भी हो, उसको कम-कम करते जाओगे बाद में, जैसे-जैसे आपको समझेगा कि ठीक है, इसके लिए मेरा मन बन चुका है कंप्लीटली, तो इसमें मैं अप्लाई करूँगा, वैसे डिसाइड करते-करते आप सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे एक है ना कि आपके पास बस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, जो भर-भर के मतलब स्कॉलरशिप्स देता है। तो पीएचडी के लिए यहाँ पे मतलब है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी। कुछ बोलना चाहते हैं जो हमारे न्यू जनरेशन है या फिर न्यू कमर्स हैं, हो सकता है प्रोफेशनल भी हों जो कि वर्क कर रहे हैं हुँ, ऑलरेडी हुँ। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, सोशल सेक्टर पे और पीएचडी करने के लिए आना चाह रहे हैं, हो सकता है वो यूएसए अपने प्रायोरिटी में रखे हुए हों, उनके लिए कुछ टिप्स? टिप्स ये है कि आपको, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, और एक बात तो एक है कि आपको टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा प्रपोज़ल या किसी चीज़ पे काम करने के लिए। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेडली करना है, तो थोड़ा-थोड़ा समय निकाल के आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि जॉब छोड़ दो फिर प्रिपरेशन करूँगा, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर आपको सोचना ये पड़ेगा कि वो बीच वाले समय में आप क्या करोगे? जैसे मेरा मास्टर कंप्लीट होने के बाद मैं तो घर पे ही रहा, कुछ कर ही नहीं रहा था। तो उस पीरियड में आप एक जो है प्रेशर बनता है आपके ऊपर, कि सोसाइटी का मान लो या फैमिली का मान लो कि भाई तुम कर क्या रहे हो बैठे-बैठे,
कुछ करो ऐसा। तो मेरे पास तो ऑफ़र कब से था कि फ़रवरी या मार्च 2025, लेकिन मुझे वीज़ा मिल रहा है नवंबर में, तो तब तक उस पीरियड में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो एक दिक्कत बन जाता है थोड़ा। तो हमें खुद को गिल्टी फ़ील होने जैसा लग जाता है। तो उसमें ये भी सोचो कि हम अगर वैसा करेंगे तो चीज़ें हम करेंगे क्या, राइट? वर्किंग प्रोफ़ेशनल के लिए। और जिनके पास मतलब डायरेक्टली एक ट्रांज़िशन करना चाहते हैं आप एकेडमिक से सीधा पीएचडी की तरफ, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या मैं 5 साल या 6-7 साल डेडिकेट करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। अगर तो वो बड़ा मतलब एक सोचने वाली बात है, क्योंकि मेरे भी मन में वही था कि एक ऐज का फैक्टर, मतलब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ एक थिंकिंग बनी रहती है, तो वो भी रहती है कि भाई आप 25 में जा रहे हो, आपका 5-6 साल लगेंगे तो आप 30 के अब ही हो के आओगे, ये सब चीज़ें। तो ये सब मैटर करता है, और इसमें बस हम इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। फैमिली का प्रेशर होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए कि भाई तुम कमाना चालू कर दो या शादी कर लो, या अदर चीज़ें रहती है कि सेटल हो जाओ अच्छे से। तो वो सब ध्यान में रखते हुए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। बस ये नहीं कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ पीएचडी करने, मुझे कोई कुछ नहीं लगता, मैं किसी की सोचता भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे सराउंडिंग जो है चीज़ें इमीडिएट, वो भी हमें अफ़ेक्ट करती है। तो पीएचडी के लिए तो मैं बोलूँगा कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, और एक मेन ये रहेगा कि आपका पीएचडी करने का पर्पज़ क्या है, वो भी हुँ। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज़ ये नहीं कि बस चलो पीएचडी करना है, पैसा मिल रहा है, वैसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको टोटल फंडिंग कितने की मिली है? मुझे मिली है $71,000 समथिंग, तो उसमें मेरा कवर होता है ट्यूशन फीस, मेरा लिविंग कॉस्ट उसमें कवर होता है, और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, जैसे सैन डिएगो में पब्लिक हुँ, ट्रांसपोर्ट जो है, बस हो गया या फिर यहाँ पे जो ट्रॉली है, मतलब ट्रेन जो हुँ, हुँ। मेट्रो की तरह होता है वो वाला। तो पूरे सैन डिएगो में हमें वो मतलब माफ़ है टिकट, ओके, जो हुँ, मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने की इससे मेरे ख़्याल से वो फीस में ही इंक्लूड था कुछ तो। तो वो पास मिलता है हमें एक तरह से, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और अदर बेनिफिट्स है यहाँ पे, जैसे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि यूएस में हेल्थ मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, राइट? हुँ, तो एक आपको इंश्योरेंस मिलता है जो मेरे ख़्याल से अब्रॉड के लिए भी वैलिड है, तो वो एक फ़ायदा है आपका। तो आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें। आपकी अ, ऐसे जो फील्ड विज़िट्स है या फिर रिसर्च वर्क आप जब करोगे ओके। फील्ड पे हुँ, जाके, हुँ। तो वो सब भी कवर रहता है इस पे? फील्ड यस, अभी मैं जा रहा हूँ यूसी डेविस 1 अप्रैल को, एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें मैं पेपर प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ, जो मैंने मास्टर का रिसर्च कराया था, भील प्रदेश वाला। हुँ, तो हुँ, उसके लिए मतलब डिपार्टमेंट, इसके लिए 2 ऑप्शन रहते हैं। डिवीज़न रहता है ऊपर में, जो एजुकेशन डिवीज़न है, उसके अंडर में हमारा डिपार्टमेंट, राइट? तो डिवीज़न का भी रहता है ग्रांट्स, हुँ, ट्रैवल या रिसर्च ग्रांट। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट का भी है, जो हर क्वार्टर के लिए, मतलब 1 साल में 1 ही बार मिलता है, लेकिन क्वार्टर पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वार्टर में उसको लेना चाहते हो, उस ख्याल से उस हिसाब से आप अप्लाई करते हो, राइट? तो बस ये ही ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो इंटरनेशनल रिसर्च वाले जो है पॉलिसी एडवोकेसी के लिए, उनको भी फंडिंग मिलती है $2005 के आसपास, राइट? और वैसे बहुत सारे ग्रांट अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। वो तो मोस्टली जिनका डिसर्टेशन पे काम है उनके लिए भी अवेलेबल रहती है, और नए स्टूडेंट्स, अगर आप पहले मान लो कि किस चीज़ पे काम करना चाहते हो या फिर नहीं करना है, तो बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर बहुत सारी फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ है यहाँ आने के बाद। और अभी जैसे मैंने बोला कि मैं यूसी डेविस जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे $510 की फंडिंग अप्रूव हुई है, जिसमें मेरी एयर टिकट, फिर वहाँ पे रहने का खर्चा, मतलब ये एस्टीमेट बना के मैंने दिया था कि कितना खर्चा आएगा, क्योंकि यूसी डेविस यहाँ से डेढ़ 2 घंटे की दूरी पे है फ्लाइट से। तो और खाने का खर्चा, आपका उबर का खर्चा, ये सब आप मिला के बजट बना के देते हो, तो उस हिसाब से चीज़ें हैं। तो मतलब अच्छी खासी फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है। यस, मतलब तो आप ऐसा नहीं कि आपको जितना बस पैसा मिल रहा है आपके ऑफर लेटर में, हुँ, बस उतना ही सीमित है, ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ आके मान लो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में कुछ निकला हो नॉमिनेशन के लिए, और आपको अगर नॉमिनेट किया जाता है, वो तो एडिशनल फंडिंग आपको मिलता है, ये सब चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। ओके। तो हमने अभी तक कवर कर लिया कि आपका लाइफ कैसा था, बैकग्राउंड कैसा था, फिर एजुकेशनल जर्नी भी कवर किया हमने, जिसमें आपने बताया नागपुर में सोशियोलॉजी में किया था आपने बट पुणे में। आपको सॉरी पूना में, जहाँ पे ड्रॉप करना पड़ा आपको। उसके बाद से फिर अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी गए तो मराठी मीडियम से सीधा इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र और वो चैलेंजेस
आपने कैसे फेस किया? फिर क्या-क्या इंटरेस्टेड कोर्सेज़ आपको पहले से लग रहा था कि नहीं मुझे इसी कोर्स को करना है? क्योंकि आप जब भी मास्टर्स करते हो तो ख़ास करके एपीयू में बहुत सारे कोर्सेज़ चलते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो उसमें से मॉड्यूल कि कौन-सा कोर्स आपको करना है सेमेस्टर में। जी। तो आपने अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से जो है कोर्सेज़ चूज़ किए, वहाँ प्रोफ़ेसर से डिस्कशन किया, अलग-अलग स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट किया, जिससे जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी ब्रॉडेन हुई। फिर आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे बाहर से पीएचडी करना है, फिर उसके लिए आपने बताया कि क्या तैयारी लगती है, क्या नहीं लगती है, आपने क्या किया और जो गैप होता है, वो गैप कितना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि प्रेशर रहता है आपके पास सोसाइटी का, फैमिली का और उस बीच में आपको भी बहुत सारे टाइम में आपको अप्स एंड डाउन्स खुद में ही फ़ील होगा, तो वो एक खुद यस। में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि आप जब सक्सेस हो जाते हो तो लोग देखते हैं अरे पीएचडी कर रहा है यूएसए से, बट जो मेहनत लगती है पीछे, हुँ, हुँ। महीनों की मेहनत है, वो जल्दी लोगों को समझ नहीं आती। तो वो काफ़ी यस। अच्छे से आपने बताया और फिर फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़, डॉक्यूमेंट्स की जो बात करते हैं, एसओपी वगैरह, सीवी, एकेडमिक सीवी कैसा होना चाहिए और डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करें, प्रोफेसर्स को ईमेल लिखना है तो उस ईमेल में कंटेंट क्या होगा। तो हमको लगता है कि एक काफ़ी ब्रॉडर वे में आपने बात किया और काफ़ी चीज़ों को कवर अप किया। आई एम श्योर कि अगली बार मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर बुलाएँगे हम लोग एक कोई सेशन में जिसमें आप पीएचडी के जी, बारे में एक इन्फॉर्मेशन सेशन डिलीवर कर ज़रूर, सकें। ज़रूर। और वो थोड़ा-सा स्ट्रक्चर वे में हम करेंगे कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग थ्रू अ पीपीटी मेबी वी कैन जी। डू ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और हुँ, हुँ। थोड़ा-सा लोग रहेंगे तो ओपन डिस्कशंस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड लास्ट में पीपीटी के बाद। या तो ख़ैर वो हम लोग प्लान करेंगे बट आपने जिस गहराई से अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह कन्वर्सेशन यह याद दिलाता है कि डेवलपमेंट सिर्फ़ पॉलिसीज़ या प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि यह लोगों की पहचान, उनके अनुभव, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आता है तो शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। आपको अगर करियर गाइडेंस वगैरह, मेंटरशिप चाहिए तो भी आप ईमेल लिख सकते हैं या फिर कोई भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच शंकर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस वेलकम। पॉडकास्ट। इट्स प्लेज़र टू होस्ट यू और या अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो विल ट्राई एंड कलेक्ट एंड सेंड यू एन ईमेल। या श्योर। थैंक यू वेरी मच।